हाय दोस्तों, मानो आपके पास कहीं से 10,000 रुपए आते हैं। अब सबसे पहली चीज पता है क्या आएगी आपके दिमाग में? यही कि क्या खरीदूं इन पैसों से। इससे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लूं, नए स्नीकर्स ले लूं, थोड़ा ग्रोसरी का सामान खरीद लूं या क्लोथ्स बाय कर लूं। मतलब कैसे भी करके इन्हें खर्च कर दूं। ये अप्रोच होती है एक पुअर माइंडसेट वाले आदमी की। अब इसकी जगह अगर आप इन पैसों को बैंक में सेव कर देते हैं कुछ 5-6% रिटर्न के लिए, तो ये अप्रोच होती है एक मिडिल क्लास आदमी की। लास्ट, अगर आप इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हो और जो रिटर्न मिलता है उसे भी री इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये अप्रोच होती है एक रिच माइंडसेट वाले आदमी की। बट ये जो तीनों ही माइंडसेट है ये हमारी इनकम पर डिपेंड नहीं करते। आपका इनकम लेवल रिच लोगों के जैसा होने के बावजूद आपकी अप्रोच पुअर माइंडसेट वाले इंसान जैसी हो सकती है। एग्जाम्पल, आपने माइक टाइसन का नाम सुना होगा, जो सक्सेसफुल बॉक्सर रह चुके हैं। उन्होंने अपने बॉक्सिंग करियर में करीब $300 मिलियन अर्न किए और बावजूद इसके वो बैंकरप्ट हो गए, या कह लो उनका दिवालिया निकल गया, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था कि वो महीने के $4 लाख खर्च कर रहे थे। इतनी अमेरिका में एक डॉक्टर की 2 साल की इनकम होती है। कहने का मतलब हम लोग पैसे को चीजें खरीदने के नजरिए से देखते हैं। और ये सिर्फ माइक टाइसन की बात नहीं है, बहुत सारे एथलीट्स, एक्टर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कभी ये सीखा ही नहीं होता कि पैसों के बारे में सोचा कैसे जाता है। तो क्या है सही सोच? ऑथर कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट योर मनी कैन बाय एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट योर मनी कैन अर्न। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम पैसे से जुड़ी कुछ चीजें ठीक करने वाले हैं, जिसे फॉलो करने से ऑथर कहते हैं सिर्फ 77 डेज में आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं। ये लेसन्स मैं जोनाथन क्लेमेंट्स की बुक फ्रॉम हेयर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस से शेयर करने वाला हूं। तैयार हो? चलो फिर। लेसन नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम किसी एक चीज को खरीदने के लिए हाँ कहते हैं तो इसका मतलब हमें किसी और चीज को ना बोलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक अगर आप आज पैसे खर्च कर देते हो तो कल को आपके पास सेविंग नहीं हो सकती। अगर आप आज घर खरीद लेते हो तो बाकी के गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी कि जब हम किसी फालतू चीज के लिए एक भी रुपया खर्च करते हैं तो उसी समय हम एक काम की चीज को मना कर रहे होते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं जब भी आप अपना वॉलेट खोलो तो सिर्फ ये मत सोचो कि आप क्या खरीदने वाले हो, बल्कि ये भी सोचो कि आप क्या छोड़ने वाले हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल है 2 रीजंस की वजह से। पहला तो ये कि जो भी चीज हमारे सामने आती है हम एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कपड़े लेने गए थे, वहां पे शूज अच्छे लगे, वो भी खरीद लाए। ग्रोसरी लेने गए थे, डिस्काउंट पे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही थी, वो भी भर लाए। सॉक्स सस्ते मिल रहे थे, 1 जोड़े की जरूरत थी, 5 जोड़े उठा लाए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? पॉज करना होगा। वीडियो को नहीं, आदतों को। कोई भी चीज खरीदनी है 24 घंटे तक रुको। कोई बड़ी चीज खरीदनी है तो 1-2 हफ्ते रुको। इवन अगर आप 10 मिनट के लिए स्टोर से बाहर निकल जाते हो तो इससे भी आपका बाइंग डिसीजन चेंज हो सकता है। बट इससे भी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि एक और रीजन भी है जिसे इकोनॉमिक्स में हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। यानी कि हमें आज जो छोटे छोटे डिस्काउंट्स पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो ज्यादा पसंद है बजाय उस बड़े रिवॉर्ड के जो 1 साल बाद मिलने वाला है, फिर चाहे वो रिवॉर्ड कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो सोल्यूशन क्या है? यही कि हमें प्रेजेंट रिवॉर्ड के साथ फ्यूचर लॉस को भी देखना होगा, क्योंकि हम ह्यूमंस को नुकसान होने से जितना दुख मिलता है, फायदा होने से उतनी खुशी नहीं मिलती। इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। सीखने से याद आया, हम ज्यादातर चीजें अपने एंसेस्टर्स यानी पिछली पीढ़ी के लोगों से सीखते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में तो काम आ सकती है बट फाइनेंशियल लाइफ की धज्जियां उड़ा सकती है। कैसे? ऐसे। लेसन नंबर 2, हंटिंग बट नॉट गैदरिंग। शुरू से ही हम लोगों की आदत बनी हुई है हर वक्त कंज्यूम करने की, और ये जो आदत है कभी भी कुछ भी खाते रहो, ये हमारे एंसेस्टर्स के लिए तो ठीक थी, बट आज के टाइम में हमें ये चीज ओवर ईटिंग और ओवर स्पेंडिंग का शिकार बना सकती है। क्योंकि अब ये पॉसिबल है कि आप अपनी मंथली सैलरी से एक टाइम का खाना खा सकते हो। इवन कुछ लोग तो फूड पर ओवर स्पेंड करके डेट में चले जाते हैं। सेकंड, हम लोग पैटर्न डिटेक्ट करने में बहुत माहिर हैं, और हमारे पूर्वजों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्किल थी, क्योंकि उन्हें एनिमल्स हंट करने होते थे, जंगल में खाना ढूंढना होता था, अलग अलग सीजन्स में सरवाइव करना होता था। बट आज अगर हम ओल्ड पैटर्न्स के साथ स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तो वो हमें धोखा दे देते हैं, क्योंकि हम इस अंधविश्वास में होते हैं कि मुझे तो पता है कि आगे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होने वाला है। थर्ड, हम लोग हर चीज दूसरों से कॉपी करके सीखते हैं। अब पहले के टाइम में तो ये चीज ठीक थी, क्योंकि लोग स्विमिंग करते थे, मछली पकड़ते थे, घर बनाते थे। पर आज ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अब हम फैंसी कपड़े खरीदते हैं, महंगी जगह जाकर खाना खाते हैं ताकि एक स्नैप या स्टोरी बन सके, दूसरों के हिसाब से व्हीकल चूज करते हैं। फोर्थ, हम लोग फोकस करते हैं आज और अभी पर। अब अगेन, पहले के लोगों के लिए तो ये अच्छी बात थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रखने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। पर आज हमारे पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, फिर भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा कुछ सेव नहीं कर पाते।
थर्ड लेसन है द अनएक्सेप्टेबल बर्डन। पता है वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप सोचोगे ओवर स्पेंडिंग, लो इनकम, नो सेविंग्स। नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है डेट। हाँ, मार्केटर्स और कुछ बिजनेसमैन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, बट बाकियों के लिए नहीं। हम हर चीज के लिए लोन लेते हैं, चाहे कार हो, घर हो या एजुकेशन। लोन को ऐसे प्रमोट किया जाता है मानो ये कोई लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, बट ये नॉर्मल पार्ट है नहीं, क्योंकि इंडिया में करीब 67% लोगों ने पर्सनल लोन्स ले रखे हैं, जो उनसे शायद पूरे लाइफ टाइम में भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। और हैरानी वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे प्रॉब्लम की तरह देखते भी नहीं है। उनके लिए ये टिकट है एक अच्छी लाइफ की। बट ऑथर कहते हैं अगर आपको ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है तो डेट को नॉर्मल कंसीडर करना बंद करो। ये डिस्ट्रॉयर है वेल्थ बिल्डिंग का। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके कुछ कारण जान लेते हैं। हम लोग लोन लेते हैं ताकि हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो सके, बट असल में ये लोन्स हमारा लाइफस्टाइल खराब कर देते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर इनकम इनके इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही चली जाती है, और जो बची हुई इनकम होती है उसमें ज्यादा चॉइसेस मिलती नहीं है। फिर शॉपिंग है, वेकेशन है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, ये सब मिलकर स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं। ऐसे इंसान एक दुष्ट चक्र में फंस कर रह जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे आना है, और जवाब बहुत सिंपल सा है, अवॉइड डेट एट ऑल कॉस्ट्स। बेसिकली हमें डेट को क्लियर करना होगा इस सिंपल प्रोसीजर से। सबसे पहले लिस्ट बनाओ सारे डेट्स की, फिर जो भी फालतू खर्चे हैं लाइक आउटसाइड डिनर्स, पिज्जाज, वाइन्स, ये सब बंद करो। फिर डेट को असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करो। अब जिस भी लोन पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जाता है पहले उसे क्लियर करना शुरू करो, फिर उससे कम इंटरेस्ट वाला डेट पिक करो और उसे भी क्लियर कर दो। अब बहुत लोग कहेंगे कि हमें पहले छोटे डेट को क्लियर करना चाहिए क्योंकि इससे हमें साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, बट ऑथर इस स्ट्रेटेजी में बिलीव नहीं करते। उनका कहना है कि नंबर्स पे ध्यान देने से हम ज्यादा जल्दी डेट क्लियर कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस कंफर्टेबल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज। अब आप में से बहुत लोगों ने एक शब्द सुना होगा, गुड डेट, यानी अच्छा कर्ज। अब ये डेट गुड है या नहीं, इससे पहले हमें ये देखना होगा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑथर कहते हैं डेट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, बिजनेस लोन, होम लोन एंड एजुकेशन लोन। सबसे पहले बिजनेस लोन की बात कर लेते हैं। आपको ये पता होगा कि कुछ बिजनेसेस लोन्स बोरो करते हैं एसेट्स के लिए, इन्वेंटरी के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है, और अगर वाइजली यूज करो तो ये हमारे बिजनेस को बढ़ा के हाई रिटर्न्स भी दे सकता है। बट फिर भी डेट एक डेंजरस टूल है, इसीलिए नए बिजनेसमैन को इसे अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है होम लोन। बहुत सारे लोग होम लोन को गुड डेट समझते हैं, इसीलिए इजीली अवेलेबल लोन्स पर घर खरीद लेते हैं और फिर सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं। देखो, अगर आपका गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो घर लेने की जल्दी मत करो, जितना हो सके इसे अवॉइड करो। याद रखना, जब भी आप घर खरीदते हो तो और भी बहुत सारे खर्चे साथ में आते हैं, जैसे कि हाई रियल एस्टेट टैक्सेस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, फर्निशिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग घर खरीदते भी हैं तो बड़ा घर खरीदते हैं, जहां 3 रूम की जरूरत है वहां 5 रूम का घर ले लेते हैं, क्योंकि पहले 3 रूम में तो हम लोग रहेंगे ना, हमारी ईगो के लिए भी तो 2 रूम चाहिए। फिर ज्यादा बड़े घर होने से ज्यादा चीजें भरनी होती है, ज्यादा चीजें भरने के लिए हमें ज्यादा टाइम, मनी और एनर्जी लगानी पड़ती है, इसीलिए घर हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा महंगे होते हैं। पर हम इमोशनल बीइंग्स हैं और अपना घर एक इमोशन है, तो एक टाइम के बाद घर लेना सही है, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है और गुड डेट तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड है स्टूडेंट लोन। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया में करीब 1,45,000 करोड़ का डेट स्टूडेंट्स ने एजुकेशन के लिए ले रखा है। फिर जब उनकी जॉब नहीं लगती तो इंटरेस्ट और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। इन इजिली अवेलेबल लोन्स की वजह से एजुकेशन सेक्टर में बहुत पैसा आ गया है, जिससे टीचर्स की इनकम बढ़ती है, बड़े बड़े कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं। कुछ नहीं बनता है तो वो है स्टूडेंट्स का करियर। बैंक्स एजुकेशन के लिए हर साल बहुत सारे लोन पास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन 17-18 साल के बच्चों को उतनी फाइनेंशियल नॉलेज तो है नहीं, इसीलिए उनकी सिंपल सी अप्रोच है, एक बार लोन दो और सालों साल इंटरेस्ट लो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लोन लेने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसे रीपे कैसे करेंगे। फोर्थ पॉइंट है बी एन ओनर। देखो, चाहे हमारे पास कार हो, घर हो या इन्वेस्टमेंट्स, क्या हम इनके मालिक हैं? क्योंकि कार खरीदी भी जा सकती है और रेंट पे भी हो सकती है। घर के साथ भी ऐसा ही होता है, या तो रेंट पे या अपना। और यही सेम चीज इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी हो सकती है, या तो आप स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं या फिर स्टॉक फंड्स कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के कुछ % मालिक बन जाते हो। वहीं अगर आप स्टॉक्स फंड करते हो, लाइक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करना, तो इन सब पर आपको सिर्फ कुछ % इंटरेस्ट मिलता है, आप ओनर नहीं बनते। पर ओनर सबको बनना है, तो चलो जान लेते हैं कि कब मालिक बनना सही है और कब नहीं।
तो देखो, किसी भी चीज को ओन करने के लिए पहले ये सोच लो कि वो आपको कितने टाइम के लिए चाहिए। लाइक अगर आपको 6 महीने के लिए गाड़ी चाहिए तो रेंट करना ही बेटर ऑप्शन होगा। सिमिलरली अगर आपको किसी घर में 5 साल से कम रहना है तो उसे मत खरीदो, रेंटल प्रॉपर्टी में रहना ही बेटर ऑप्शन होगा। सेम चीज स्टॉक्स पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको 5 साल के अंदर अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए तो फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स ही करो। बट अगर आपके पास टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है तो फिर आपको ओनर बनना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना घर ले लेते हैं तो कुछ टाइम बाद ये सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो अपना घर तो हुआ। कार्स की बात करें तो आपको पता होगा कि 1-2 साल में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है। तो जब तक आपको कोई गाड़ी 3-4 साल के लिए नहीं चलानी हो तो नई कार लेने की कोई सेंस नहीं बनती। इसके अलावा जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो हमें ये एक रिलीफ रहता है कि ओवरऑल मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट से याद आया, मेनली 4 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है: स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश इन्वेस्टमेंट्स लाइक सेविंग अकाउंट्स, और लास्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड एंड रियल एस्टेट। स्टॉक्स और बॉन्ड्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म में इनसे फायदा होता है। कैश इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनमें रिस्क ना के बराबर होता है पर रिटर्न कुछ भी नहीं होता, और अगर हम सही से इन्फ्लेशन और टैक्सेस लगाएं तो पता चलेगा कि हम उल्टा अपने पैसे गंवा रहे हैं। लास्ट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मोस्टली तब बढ़ती है जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको जोनाथन क्लेमेंट्स की बुक फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस से बताई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।